अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो बेटा हम लोग के पास चैप्टर 16 के अंदर मौजूद है टॉपिक्स वो सीरीज रेजोनेंस सर्किट। बेटा अब हम लोग के पास तीनों एलिमेंट इकट्ठे आए हैं, रजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। ये एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्टेड हैं और इनके साथ एक वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है जो कि एसी। इसको बेटे हम लोग अगर हाई फ्रिक्वेंसी पर देखें तो एक्स सी हम लोग के पास 1/2 पाई एफ सी होता है और एक्स एल हमारे पास 2 पाई एफ एल होता है। यानी फ्रिक्वेंसी के साथ जो ओपोजिशन ऑफ इंडक्टर है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है और जो ओपोजिशन ऑफ कैपेसिटर है उसका इन्वर्स ताल्लुक है। अगर इस चीज़ को देखें तो इसका मतलब ये कि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर जो हम लोगों के पास ओपोजिशन ऑफर की जाएगी फ्रॉम कैपेसिटर वो बहुत थोड़ी होगी, जबकि जो ओपोजिशन ऑफर की जाएगी थ्रू इंडक्टर वो ज़्यादा होगी। और अगर लो फ्रिक्वेंसी पे देखते हैं तो ये हमारे पास ऑपोजिट बिहेवियर आएगा। ऑपोजिट बिहेवियर से मतलब ये है कि हम लोगों के पास लो फ्रिक्वेंसी में जो कैपेसिटर है उसकी बहुत अपोजिशन देखने को मिलेगी, जबकि जो हमारे पास इंडक्टर है उसकी तरफ से थोड़ी अपोजिशन देखने को मिलेगी। आगे बेटे हम लोगों के पास एक फ्रीक्वेंसी आती है जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर एक्स सी और एक्स एल इक्वल हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसके ऊपर दोनों की तरफ से दी जाने वाली ऑपोजिशन इक्वल हो जाती है, यानी एक्स सी और एक्स एल एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। यहाँ से हम उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो है बेटे हमने इस पर फॉर्मूला पुट किया 1/2 पाई एफ सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी को एक साइड पे कर दिया, बाकी तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया, जिससे हमारे पास बना एफ स्क्र इज इक्वल टू 1/4 पाई का स्क्र एल सी। हमें एफ चाहिए, हमने इसका स्क्र नहीं चाहिए, इसलिए हमने दोनों साइड पर अंडर रूट लिया। 4 का अंडर रूट 2 होता है, पाई स्क्र का बेटे स्क्र खत्म हो जाएगा और एल सी के ऊपर ये रहेगा। ये बेटे हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। तो बेटे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम लोगों के पास दोनों की तरफ से पेश की जाने वाली जो अपोजिशन होगी बेटे वो सेम होगी। अब बेटे हम लोगों के पास आती हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जिनमें से हमारी पहली प्रॉपर्टी है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय द फार्मूला एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। हमने भी खुद फार्मूला ड्राइव किया, इसलिए हमें पता है कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका जो फार्मूला है बेटे वो एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता है। अब बेटे आपको अच्छी तरह पता है, जो इससे पहले वाले टॉपिक हमने कल किया था कवर, उसमें कि हम लोग जिस वक्त ऑपोजिशन के साथ यानी जो हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाते हैं उसमें आर हमारा हॉरिजॉन्टल में आता है, एक्सएल हमारा पॉजिटिव वाई की तरफ और एक्सी हमारा पॉजिटिव एक्स की तरफ होता है, तो सॉरी नेगेटिव वाई की तरफ होता है। एक्सी और एक्सएल इक्वल है तो बेटे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास सिर्फ आर रह जाएगी। अब बेटे एक ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास पहले 3 ऑपोजिशंस थी, यानी इम्पीडेंस के अंदर बेटे हमारे पास एक्सी भी थी, एक्सएल भी थी और आर भी थी, तो उनमें से 2 जो अपना काम नहीं कर पा रहे तो सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगी। तो ये कहा जा सकता है ना कि जो इम्पीडेंस है वो प्योरली रेजिस्टिव हो गई है, क्योंकि बेटे हमारे पास इम्पीडेंस प्योरली रेजिस्टिव हो गई है तो करंट और वोल्टेज एक दूसरे के इन फेज हो जाएंगे, क्योंकि रजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट एक दूसरे के इन फेज होते हैं। और जहाँ तक बात है पावर फैक्टर की, तो कल हमने पावर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि पावर फैक्टर होता है कॉस थीटा। तो बेटा हम लोग के पास जो कॉस थीटा उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी इस सूरत हाल में जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाता है। हम लोगों के पास बेटे अगली जो उन्होंने बात की है वो है द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस इज रेजिस्टिव सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज द पावर फैक्टर इज 1। ये बात मैंने अभी आप लोगों को समझाई है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटे द इम्पीडेंस ऑफ अ सर्किट इज मिनिमम एट दिस फ्रीक्वेंसी एंड इज इक्वल्स टू आर। बेटे जाहिर बात है वो मिनिमम है क्योंकि वो सिर्फ रजिस्टिव रहेगी, ना एक्स एल कुछ कर रहा है ना एक्स सी कुछ कर रहा है। एक और बात बेटे, जब हम लोग के पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट होती है तो उस वक्त हम लोगों के पास जो ये एक्स एल और एक्स सी वाली प्लेसेस पर यानी कैपेसिटर की जगह पर इंडक्टर की जगह पर शॉर्ट सर्किट के तौर पर ये बिहेव करते हैं, और इससे जो हम लोग के पास रेजिस्टेंस है वही मतलब अपना सही काम कर रही होती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो सा है वो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि करंट के फ्लो को जो रुकावट है वो कम हो गई है।
ये बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें पहले बेटे लो फ्रीक्वेंसी है, उसमें हम लोगों के पास जो करंट है उसकी वैल्यू जो सी है वो आहिस्ता 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 बढ़ती गई, जैसे वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करीब आ रहा है। रेड रंग की डॉटेड लाइट से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को शो किया गया। एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पीक वैल्यू ऑब्टेन की गई है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बेटे वैल्यू जो सी है वो ड्रॉप होने लगी। यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब आपका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है उस वक्त इम्पिडेंस बहुत थोड़ी हो जाती है और आपके पास जो करंट है वो मैक्सिमम आता है। इसके बेटे जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना वो ये है, एट रेजोनेंस वी एल द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर्स एंड वी सी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स मे बी मच लार्जर देन द सोर्स वोल्टेज। जो हमारा सोर्स है उससे ज़्यादा वोल्टेज वी एल और वी सी के अंदर मौजूद हो सकती है। बेटे ये इस तरह है कि आपको पता है कि दोनों ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। जो कैपेसिटर है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करती है, जो इंडक्टर है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। ये दोनों ही एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। तो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है तो ये अक्सर हमें वो एनर्जी वापस कर देते हैं। तो क्योंकि इन्होंने वो स्टोर की होती है तो इनके पास वो एनर्जी जब एकदम वापस आती है तो हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारी जो असल वाली सोर्स फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है। इसी तरह बेटे कि अगर आप पैसे संभाल के रखते हैं अपनी पॉकेट मनी और कोई चीज़ किसी वक्त अचानक अपनी पॉकेट मनी निकाल के आप पैसे दिखाना शुरू कर दें कि जी ये है मैं ऐसे ही चीज़ लेने लगा हूँ, तो वो ज़्यादा पैसे होंगे ना आपकी पॉकेट मनी जो होगी ओरिजिनल उससे। तो इसी तरह बेटे जो सोर्स है उससे ज़्यादा वोल्टेज हम ऑब्जर्व करते हैं। बेटे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में हम लोगों के पास जो वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, ये हम लोगों के पास बेटे एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड हैं। अच्छा जी, अब आपको पता है कि जो पैरेलल कम्बिनेशन होता है ना उसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है और करंट जो है वो डिफरेंट होता है। यानी जो करंट आर से गुजरेगा, एल से गुजरेगा और सी से गुजरेगा, इन तीनों की वैल्यू डिफरेंट होगी क्योंकि इन तीनों ब्रांचेस के अंदर जो चार्जेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बेटे इसमें भी हम लोग के पास स्टार्ट वही होगा। हम बेटे इसमें हाई फ्रीक्वेंसी देखेंगे, लो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सेम बिहेवियर आएगा। फिर बेटे हम लोग ये देखेंगे कि एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाए, उसी तरह फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। यहाँ तक बेटे हम लोग के पास सेम चीज़ आएगी और रेजोनेंट जो हम लोग का फॉर्मूला है बेटे वो भी हमारे पास यहाँ पर सेम आएगा, जो कि है F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा सीरीज से वो ये कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम हो गई है लेकिन रेजिस्टिव है। बेटे बात इस तरीके से है कि जिस वक्त हम लोगों के पास पैरेलल सर्किट होता है ना तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के ऊपर हम लोग का जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ये ओपन सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। पिछले वाले में शॉर्ट था, इसमें ओपन है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि ओपन सर्किट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग के पास जो इम्पिडेंस है वो यानी जो रेजिस्टेंस होगी आप आसानी के लिए वो बेटे इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी बेटा मैक्सिमम होता है, ठीक हो गया। और बेटा आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पता है कि जो पैरेलल होता है उसके पैरेलल में शॉर्ट और पैरेलल में ही ओपन होता है। यानी अगर आपने ओपन के पैरेलल में कोई चीज़ देखनी है तो वो ओपन ही कंसीडर होती है, और अगर शॉर्ट के पैरेलल में कोई चीज़ देखोगे वो शॉर्ट ही कंसीडर होगी। ठीक है, ये बात भी आपको चैप्टर 13 से पता होगी। तो यहाँ से बेटे हम लोगों के पास जो थोड़ा सा ऑपोजिट बिहेवियर आता है वो ये कि इसमें भी रजिस्टिव ही रहता है, इसमें भी सिर्फ रजिस्टेंस ही कामकारी होती है। लेकिन यहाँ पर बेटे हम लोगों के पास जो इम्पिडेंस है वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी यानी बहुत बड़ी तस्वुर होती है। पावर फैक्टर स्टिल 1 है। वोल्टेज और रूट मीन्स के VRMS और IRMS एक दूसरे के इन फेज हैं। हम लोग के पास बेटे ये यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी का और करंट का ग्राफ देखा जाए तो फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले भी करंट ज़्यादा है और बाद में भी करंट ज़्यादा है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट सबसे मिनिमम है क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा रजिस्टेंस मौजूद है। यहाँ पर बेटे हम लोगों के पास ब्रांच करंट वापस आते हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वहाँ पर हम लोगों के पास वोल्टेजेस वापस आए थे। और इसमें भी बेटे हम लोगों के पास जो ब्रांच करंट है IL का और IC का वो कभी कभी जो है हम लोगों के सोर्स से, मतलब कभी तो नहीं, मोस्टली हम लोगों के सोर्स से वो लार्जर हो जाता है। वो उसके भी यही रीजन हैं बेटे क्योंकि अगर आप देखो इस कर्व को ही देखो तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले भी ज़्यादा करंट था, बाद में भी ज़्यादा करंट था। तो कोई ना कोई बीच में एलिमेंट इस तरह होता है कि वो हमें फिर ज़्यादा जो है वो करंट वापस करता है।
बेटे फिर हम लोग के पास आती है एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगर आप लोग देखते हैं तो वो कहता है फाइंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ रेजोनेंट सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी। बेटे उसने हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया जो कि 1000 किलो हर्ट्ज है। इसमें बेटे एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू 5 मिली हेनरी है, मिली इस्तेमाल नहीं होता, -3 हो जाएगा। कैपेसिटर फाइंड करना है बेटे, फार्मूला लिखेंगे, स्केयरिंग करेंगे क्योंकि सी अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट खत्म करने के लिए बेटे स्केयरिंग करेंगे और सी और एफ को एक दूसरे से रिप्लेस करके बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। 5.09 पिको फैरेड आपके पास इसका आंसर आएगा। बेटे अपने सवाल आज संभाल के रखिएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटे।